धन्यवाद करता हूँ। हमारे लिए बहुत इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट भी है। हमारी समस्या ये है कि हमने किसानों की जो प्राइस है उसको बढ़ाने के बारे में सरकार की लेवल पर कुछ निर्णय भी हुए हैं और उसके कारण उसके खर्चे के आधार पर उसके एमएसपी को सुधारना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि किसानों भी आज गंभीर संकट में हैं। पर ये जब करने के बाद एक चीज़ तैयार हुई है कि इंटरनेशनल मार्केट के भाव और हमारे इंडियन मार्केट के भाव, इसमें तफावत पड़ती जा रही है और इसके कारण कुछ अड़चनें आ रही है। जो समस्या है उसमें से इंडिया में जितना प्रोडक्शन लगता है उतना प्रोडक्शन हम उनको दे पाएंगे तो मार्केट में स्वाभाविक रूप से हमारा भाव मेंटेन होगा। पर मार्केट में जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके कारण मार्केट डाउन होगा और इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से डाउन होने के कारण एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे और यहाँ का मार्केट की प्राइस अगर उनके लिए अगर मैच नहीं हो पाती है तो अड़चन भी आ रही है। तो इसमें कुछ सुझाव आपने मुझे दिए थे, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। कपास की एमएसपी का भाव बाजार के मूल्य से 25 से 30% ज़्यादा है। इसकी वजह से पूरे भारत की टेक्सटाइल मिलों को, जिनिंग फैक्ट्री को, एक्सपोर्टर एवं ट्रेडर्स का व्यापार नहीं हो पा रहा। इसके कारण से जिनिंग यूनिट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारी नुकसान में चल रही है, वह बंद होने के कगार पर खड़ी है। 8 करोड़ के रोजगार संकट में आने की संभावना है। तो इसके लिए जो अपेक्षित समाधान में उत्तर में आपने लिखा हुआ ये समस्या है। तो इसमें पिछले 2 वर्ष में सीसीआई द्वारा 35,000 करोड़ का कपास खरीद किया, उसमें अनुसार 10,000 करोड़ की हानि होने की संभावना है और भारत जो भी कपास का उत्पादन हुआ है उसका केवल 35% कपास ही सीसीआई द्वारा खरीद किया गया है। इसका फ़ायदा केवल 35% किसानों को ही मिला है। किसानों द्वारा अपना माल प्राइवेट जिनिंग को बिक्री करने पर उसके दस्तावेज के आधार बनकर सीसीआई के सुपरविजन में सरकार भाव फर्क का पैसा किसान के बैंक खाते में कर देता है, जिससे जिनिंग व टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पुनः जिंदा हो जाती है और वह सरकार को एमएसपी ऑपरेशन करने से बच जाएगी। तो मेरा एक सुझाव ऐसा है, जो आप कहना चाहते हैं वो ठीक है तो मुझे बताइए। हमारा जो कॉटन का एक्सपोर्ट है रुई का, इसमें अगर 10% इंसेंटिव अगर सरकार देती है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है क्या? एक प्रश्न ये है मेरा। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के कारण एग्रीकल्चर और बाकी इसमें जो हमने कमिटमेंट किए, करार किए हैं, उसमें से हम सब्सिडी देकर, इस प्रकार से इंसेंटिव देकर कपास को एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? तो 2 बातों के बारे में आप में से जो एक्सपोर्ट के व्यक्ति हो तो मुझे जानकारी बताएं, ताकि मैं ये चारों समस्याओं के बारे में समझकर प्रधानमंत्री जी से और सीसीआई के मंत्री और एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी बात करता हूँ। तो मुझे बताइए कि इसके बारे में क्या करना है आपको, आपका क्या ये इसके बारे में आपका सुझाव क्या है? सर एक्चुअली एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका जो सुझाव है सर कि इंसेंटिव दिया जाए तो इससे डेफिनेटली एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी जरूर होगी इंडिया के, और डेफिनेटली यहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट जरूर होगा, क्योंकि उससे एक वर्ल्ड कॉटन बायर्स में एक अट्रैक्शन दिखेगा इंडियन कॉटन को लेकर के। जहां तक बात WTO की है तो सर हम लोग उसमें कितने ज्यादा हम उसमें उस पर कमेंट करने के लिए हम कितने सक्षम है वो हमारे लिए बता पाना, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट वो आप लोग ठीक रहेंगे उस बारे में बताने के लिए कि WTO की पॉलिसी किस तरीके से अलाउ करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर इंसेंटिव दिया जाए सर तो एक्सपोर्ट डेफिनेटली बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सर जो शासन को जो लॉस हो रहा है आज, जो इतना बड़ा जो कॉटन का स्टॉक जो आज हमारे साथ है, जो इतने बड़ा कॉटन का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, और नेक्स्ट ईयर अगले साल फिर एमएसपी में ऑपरेशंस बड़े होंगे, तो इससे जो कैरी कॉस्ट और जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, जो 25,000 करोड़ का कॉटन सरकार कैरी कर रही है, अगर उसमें से कुछ कॉटन बिकता है तो इससे डेफिनेटली फायदा जरूर होगा सर, ऐसा लगता है। सवाल पूछता हूँ मैं आपको कि 100% कॉटन के जो टेक्सटाइल है उसके एक्सपोर्ट में अगर हमने वैल्यू एडिशन में सपोर्ट किया
उनको अगर इंसेंटिव दिए तो ज़्यादा कॉटन परचेस करेंगे कि ये कॉटन प्रोसेसिंग करके टेक्सटाइल को इंसेंटिव्स करना चाहिए कि कॉटन को चेंजना चाहिए? आपको क्या लगता है, आपका बेनिफिट किस में होगा, इंडस्ट्री को कैसे फायदा होगा? सर इंडस्ट्रीज का जहां तक सवाल है तो जो टेक्सटाइल मिल है वो तो अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रोडक्शन कर रही है और उससे ज्यादा प्रोडक्शन होने की संभावना रहेगी। बट अगर डायरेक्ट रॉ मटेरियल को ही अगर एक्सपोर्ट में इंसेंटिव दिया जाता है तो जो एक्स्ट्रा बर्डन है सरप्लस कॉटन है इंडिया की, वो अगर एक्सपोर्ट होती है तो ही अपना कॉटन कॉर्पोरेट जो गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक पड़ा है वो तो ही कम हो सकता है। मैं दूसरी बात पूछता हूँ, अगर हमारे यहाँ अगर हमने कॉटन एक्सपोर्ट किया, कुछ परमिशन दिया और कुछ बाहर गया, तो इंडियन मार्केट का कॉटन का भाव जो है वो बढ़कर कम से कम किसानों को एमएसपी का रेट जितना है उतना भाव मिलेगा क्या? हाँ उतना तक है बोलने का। अभी क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 25 से 30% मार्केट के प्राइस से एमएसपी के प्राइस, जैसे मोदी जी ने बहुत अच्छी एमएसपी के काफी रेट अच्छे डिक्लेयर किए हैं, उसके वजह से किसानों को जरूर फायदा हो रहा है। पर 25 से 30% का अभी प्राइस ऊपर चल रहा है कॉटन का एमएसपी का, तो उसका मैच होने में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा टाइम जरूर जाएगा। एकदम 100% मैच तो नहीं हो सकता उसकी वजह से। सर आपका जो दूसरा जो प्रश्न था मंत्री जी साहब, पप्पू भाई, हाँ ऐड करना चाहता हूँ, गडकरी साहब को बताना चाहता हूँ कि कॉटन और कॉटन यार्न दोनों के एक्सपोर्ट के ऊपर अगर हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। उससे हमारा कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। साहब ने बोला कि सिर्फ कॉटन पे नहीं, कॉटन यार्न दोनों पे, यस दोनों पे पढ़ेंगे तो सर दोनों पे देंगे तो अच्छा रहेगा सर। जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है। लॉन्ग टर्म के लिए उसके साथ में भी अगर हमने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इंडिया से जा रही हैं तो उस पे सारी पे लॉस होना शुरू हो जाएगा। देखो इंसेंटिव तो स्पिनिंग और टेक्सटाइल पे भी होना चाहिए, चाहे ड्यूटी ड्रॉबैक की फॉर्म में हो या दूसरी फॉर्म में। ओवरऑल वैल्यू एडिशन पे होना चाहिए, ज्यादा लॉन्ग टर्म सोचे। जिनिंग फैक्ट्री को सीसीआई द्वारा खरीदी हुई कपास का जॉब वर्क करना पड़ता है। जॉब वर्क की दरें बहुत कम है, यूनिट का न्यूनतम खर्च भी नहीं निकल पाता। तेलंगाना और अदर राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में जॉब वर्क की दरें लगभग 300 रुपये प्रति गठान कम है। एमएसपी बढ़ जाने से सीसीआई के जॉब वर्क करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे आप बताइए, क्या पूरे देश में सीसीआई की पॉलिसी एक नहीं है क्या? क्या आंध्र और तेलंगाना में क्या रेट पॉलिसी और महाराष्ट्र में क्या है, उसमें सीसीआई के पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? उसके नोट मुझे आप तुरंत भेज दीजिए अगर है। सर इसके बारे में क्या होता है सर इसमें? डागा जी एक मिनट, डागा जी प्लीज। सर इसमें ऐसा है कि शुरू से ऐसा चले आ रहा है कि जबकि प्रोडक्शन कास्ट पूरे इंडिया में कॉटन जिनिंग की सेम रहती है, पर कुछ वजह से पुराने समय में पूछ रहा हूँ सरदार जी, मैं जो पूछ रहा हूँ, मुझे एक मिनट एक मार्क का सवाल पूछ रहा हूँ आपको। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीसीआई की पॉलिसी अलग है और महाराष्ट्र की अलग है या एक है, ये पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब दीजिए। पॉलिसी एक है पर रेट जॉब के अलग अलग है। गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरे इंडिया के लिए एक है पर जॉब के रेट स्टेट वाइज अलग है। नहीं हो, अगर पूरे देश में पॉलिसी एक है और आंध्र तेलंगाना की पॉलिसी महाराष्ट्र में है, तो फिर आपने ये जो लिखा है कि जॉब वर्क की दरें लगभग 300 रुपये प्रति गठान कम है, ये कैसा कम है? हाँ वो भी कहना चाहता हूँ, शुरू से टेंडरिंग सिस्टम जॉब वर्क का होता है, तो कोई वजह से इन्होंने 5 साल पहले तेलंगाना को ज्यादा रेट दिए थे और महाराष्ट्र वाले के रेट कम थे। अगर महाराष्ट्र वाले ज्यादा डिमांड करते हैं तो उनको मना किया जा सकता है कि हम जो पुराने रेट है उससे ज्यादा आपको हम 5% से 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। ये रेट टेंडर ये रेट अगर टेंडर में तय हुए हैं तो तुमने टेंडर में गलत क्यों भरा है तुम्हारे लोगों ने? अगर हम भरते तो इसको नहीं दिया जाता सीसीआई द्वारा। उनका ये कहना पड़ता है कि लास्ट ईयर के रेट से हम 10% या 5% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर वो छोड़ दो,
तुम्हारा जब टेंडर भारत सरकार ने सीसीआई ने टेंडर बुलाया तो तुमको किसने कहा था कि ये रेट कम भरना है करके? तुमने तुम्हारे प्रॉफिट को ऐड करके वो रेट क्यों नहीं भरे फिर? तो वो सरकार सीसीआई देती नहीं। हमने लास्ट ईयर भरा था 1200 रुपए का रेट, तो सीसीआई ने मंजूर नहीं किया उसको। हमारा बहुत दिनों तक से विवाद चला कि हमारा रेट 1200 रुपए किए जाए। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते, आपको काम करना तो और डिटेल में इसमें डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, आपके साथ कैसा अन्याय होता है, ये मेरे को भेजिए। एक जो है कि जिनिंग उद्योग में काफ़ी कैपिटल लगती है, ऐसी कपास खरीदी करने पर 5% आरसीएम का पैसा ब्लॉक हो जाने से, ये आरसीएम ने क्या है? ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है सर। इसमें क्या होता है कि जो किसानों द्वारा माल लिया जाता है उस पे भी जो टैक्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत 5% टैक्स हमको डीलर्स को ही भरना पड़ता है, खरीदार को। जबकि जीएसटी है, ये आरसीएम मैंने जीएसटी है क्या? स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है? सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी सर, आईजीएसटी और जीएसटी है सर। आरसीएम मैंने जीएसटी। हाँ जी, जीएसटी का पार्ट है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत 5% टैक्स भरना पड़ता है, जो कि सरकार द्वारा वापिस रिफंड दिया जाता है। हम चाहते हैं कि उसके बजाय अगर वो 1% लगाया जाए तो इसमें शासन का कोई भी लॉस। 5% भरा हुआ रिफंड मिलता है ना? मिलता है, बहुत समय के बाद मिलता है सर। आएगा तो आपको मॉडरेट नहीं मिलेगा तो आप नहीं सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नुकसान नहीं होगा सर। अगर 1% लगाता है हमारा इन्वेस्टमेंट उससे बच जाता है सर। और दूसरा, इसमें जो कॉटन सीड निकलता है वो केटल फील्ड में बिकता है, और केटल फील्ड में जो बिकता है उसको टैक्स फ्री है, जीएसटी को इस पे चार्ज नहीं है कॉटन फील्ड पे, केटल फील्ड पे। और जो कॉटन सीड है उस पे इन्होंने जीएसटी 5% आप लोगों ने लगाया है। गवर्नमेंट कैसा फ्री है? सरकी से तेल निकलता है, तेल पर टैक्स नहीं है क्या? पे 15% है, उस पे है, पर 85% कॉटन केक निकलता है और केक पे टैक्स नहीं है। 85% जो पोर्शन है वो उसका खली का रहता है, केक का रहता है, और केक पर जीएसटी नहीं है। सिर्फ जो निकलता है 10 किलो उसी पे टैक्स लगता है सर। अच्छा, ये एमएसपी ऑपरेशन के तहत 4-5 महीने कपास खरीदती है और बाद में 4-5 महीने उसकी बनी हुई गठान बेचती है, जबकि सीजन में सभी टेक्सटाइल मिलों को माल की आवश्यकता होती है, तब उन्हें माल नहीं मिलता और वे तकलीफ में आती है। ये क्या बात है सर? जब अभी तक अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखा जाए एमएसपी के दौरान जब जब कपास खरीदी की जाती है तो सीसीआई द्वारा हमेशा मई जून से ही अप्रैल मई के बाद प्राइस लिस्ट निकलती है और उसका मार्केट से भाव ज्यादा रहता है। इस कंडीशन में कोई भी स्पिनिंग वाला जब तक एमएसपी चलता है मई जून तक उसको गठान को खरीद नहीं पाता है। अगर स्टार्टिंग से ही सीसीआई रोज की रोज मार्केट प्राइस से अगर कॉटन को बेचती जाए तो हमारा ऐसा मानना है कि सीसीआई को इतना कॉटन होल्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी हमेशा उपलब्ध रहेगा, जिससे कि इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल जब उपलब्ध रहेगा तो जो आज संकट के बादल आए हैं उससे भी हमको राहत मिल सकती है। अगर स्टार्टिंग से बेचते जाएंगे तो होल्ड करने की जरूरत नहीं कॉटन को। इसका कॉस्टिंग कम करने के लिए, आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट, पावर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कम करने के लिए आपकी टेक्नोलॉजी में सोलर पैनल को ऊपर बिठाना, उससे पावर कॉस्ट कुछ कम करना, और बाकी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना, ये भी कुछ प्रयास आप कर रहे हैं? हाँ, वो चल रहा है। हम लोग सोलर का कुछ एरिया में लगाना चालू हो गया है और महाराष्ट्र में काफी जगह सोलर लग रहे हैं। उसके हिसाब से, और जो भी आपने एसएमई के अंदर जो छूट दी है बैंकों की तरफ से, वो भी हम लोग उसका उपभोग ले रहे हैं सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरा सर, हम चाहते हैं कि अगर एमएसपी सीसीआई जो करती है, इतने रुपए लगाती है, परचेस करती है, सेल करती है, इसके बजाय अगर मार्केट रेट का और एमएसपी का प्राइस का जो डिफरेंस है वो अगर सीधा किसानों को डाल दिया जाए तो जो एमएसपी में इतना बड़ा जो नुकसान होता है और इंडस्ट्रीज जो सफर करती है वो दोनों को फायदा मिल सकता है। क्योंकि चाइना में भी ऐसे ही होता है कि जो आज मार्केट का रेट है और एमएसपी का रेट है, उसका डिफरेंस का पैसा अगर अपन सीधे किसानों को डायरेक्ट उसके खाते में डाला जाए तो जो इतने बड़े जो कॉटन को आज 25,000 30,000 करोड़ का कॉटन लेना पड़ता है, एमएसपी मतलब ऑपरेशन करना पड़ता है, उससे सबसे मुक्ति भी मिलेगी। और वहां जो नुकसान होता है उसी नुकसान से फार्मर्स को डायरेक्ट सब्सिडी ग्रुप में दिया जा सकता है। इससे क्या होगा कि 100% किसानों को लाभ भी मिलेगा और इतना जो बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ऐसा हमारा सुझाव है सर। अब आपकी बातों को मैं समझा हूँ,
थोड़ा सा और जो जो चर्चा आपकी हुई उसके बारे में आप एक डिटेल नोट बनाकर तुरंत मुझे ईमेल कर दीजिए, फिर मैं पीएम साहब को और फाइनेंस मिनिस्ट्री और ये जो टेक्सटाइल मंत्री है उनसे बात करता हूँ। मुझे लगता है कि हमको हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, और वो करने के लिए जो आपने बात बताई कि डायरेक्ट कॉटन, रॉ कॉटन को गांठ को एक्सपोर्ट करना या सूत को एक्सपोर्ट करना, तो सूत में एक्सपोर्ट होने में एक बात है कि वैल्यू एडिशन होने के कारण रोज़गार भी हमारे लोगों को मिलता है सूत गिरनियों के कारण। तो मैं थोड़ा सा सोचकर इसमें से कितना % इंसेंटिव देना चाहिए, कॉटन को एक्सपोर्ट करने के लिए कितना देना चाहिए रुई को, और उसके साथ साथ हमारी जो बेल है उसके साथ साथ सूत को कितना देना चाहिए, इसमें मुझे अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। आपका क्या मत है? जी सर, हमारा इसमें ये सोच है कि अगर इसको कोटा वाइज दिया जाए सर, अगर इसको कोटा सिस्टम वाइज अगर दिया जाए कि थोड़ा बहुत कॉटन एक्सपोर्ट करने दी जाए, जैसे अगर कुछ % कॉटन एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव दिया जाए और कुछ % यान के ऊपर दिया जाए सर, जैसे फॉर एग्जांपल होम टेक्सटाइल, तो होम टेक्सटाइल पे आज की तारीख में एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऑलमोस्ट 12 से 14% तक है सर। तो सर्टन पार्ट्स ऑफ गारमेंट और सर्टन पार्ट ऑफ टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऑलरेडी है, बट उसको कॉटन के ऊपर थोड़ा सा दिया जाए कि चलिए अगर आपके पास 50 लाख बेल सरप्लस कॉटन है तो चलिए ठीक है, आप पहले 20 लाख करिए, उतना कोटा दिया जाए जिसके ऊपर एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया जाए, बाकी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्पिनिंग को सर पूरे चैनल, पूरी टेक्सटाइल चेन में अगर इंसेंटिव बांटा जाए तो हर जगह से एक्सपोर्ट रेवेन्यूज आएंगे और हर जगह से एक्सपोर्ट होगा सर। इसलिए हमने एक आवेदन दिया है कि हमने 8% कॉटन के ऊपर और 8% कॉटन यान के ऊपर हमने टेक्सटाइल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर को हमने आवेदन दिया है। प्रधानमंत्री जी को भी हमने दिया है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉटन और कॉटन यान के ऊपर 8% अगर दिया जाएगा तो इस पोजीशन से हम बाहर निकल आएंगे सर। सर इसमें एक और जो जैसा कि आपने कहा सर, ट्रांसपोर्ट एक बड़ा इशू है, मतलब उसमें कॉस्ट एक कटिंग हो सकती है। तो सर जो कॉटन एरियाज हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में अगर विदर्भ की बात करूं और मराठवाड़ा की बात करूं, तो सर आईसीडीज की हमारे पास लिमिटेशंस बहुत है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे औरंगाबाद में एक आईसीडी है, मराठवाड़ा में और एक आईसीडी अभी जालना में आ रही है सर। तो जो कॉटन एरियाज हैं सर, जैसे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भी कनेक्टिविटी रेल की अगर हो जाए सर, अगर पूरे महाराष्ट्र से नवा शिवा के लिए रेल कनेक्टिविटी अगर अच्छी हो जाए तो सर इससे भी हमारी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा सर। कहाँ तक बोल रहे हैं आप ये कनेक्टिविटी का? सर रेल कनेक्टिविटी महाराष्ट्र के सभी जगह से अगर सभी जगह से अगर आईसीडीज अगर क्लियरेंस अगर यहीं पे हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। उसमें मतलब उसमें हमें कॉस्ट में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा सर। उससे हमारी कॉस्ट ऑलमोस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी ऑलमोस्ट 30 से 40% तक कम हो जाएगी अगर हम बाय रेल भेजते हैं तो। लेकिन सर आज बाय रेल भेजने में ये जालना का और वर्धा का अगर ड्राई पोर्ट शुरू हो जाता है और यही पूरा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सब कंप्लायंस इधर ही हो जाएगा, तो आपका रेलवे से रैक जाएंगी तो आपका कॉस्ट बच जाएगा। यही बिल्कुल सर, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जी सर, ऑलमोस्ट 30% तक का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट फर्क पड़ेगा सर। इसमें थोड़ा परभनी और नांदेड़ भी ऐड अगर कर दिए तो उसमें और ज्यादा सुविधा हो जाएंगी। लेकिन परभनी नांदेड़ जो है ये बेल्ट, इसमें बीड वगैरह ये भी उसके अंदर इन्वॉल्व अगर कर दिए, परली, परभनी, नांदेड़, तो उसमें भी और सुविधा मिल सकती है। तो परभनी और नांदेड़ में रैक नहीं मिलती क्या? आप वहां से डायरेक्ट भर के एक रैक की रैक 4,500 टन माल डायरेक्ट कंटेनर भर के, कंटेनर क्यों नहीं बेचते वहाँ JNPT? रेक को सर छोटे छोटे जीनस रहते हैं, किसी को पार्ट लोड चाहिए, किसी को 5 वैगन चाहिए, किसी को 10 वैगन चाहिए, तो वो इशू आता है सर। पूरा रेक की रेक जाना एक बड़े व्यापारी नहीं है कॉटन इंडस्ट्रीज में जो कि पूरे की पूरे रेक है। आपके एसोसिएशन के साथ सब मिलकर, किसी के 4 कंटेनर होंगे, किसी के 5 होंगे, मिलकर आप रेलवे बुक करो, ऐसी कोई स्कीम मुझे दे दो। क्योंकि क्या है, अगर हम जालना से शुरू करेंगे तो नांदेड़ से जालना जाने में फिर ट्रक ट्रांसपोर्ट लगेगा, अगर परभनी से तो परभनी से वहां जाने के लिए फिर कॉस्ट बढ़ेगी। तो वहीं के वहीं अगर आपने जालना स्टेशन पर अपना ये परभनी स्टेशन पर और वहीं भी आपका रैक आती है, ये कोई हेवी कॉरिडोर नहीं है ट्रैफिक डेंसिटी के हिसाब से, और वहीं के वहीं रैक अगर जाती है तो आपका डायरेक्ट JNPT में कंटेनर जा सकेंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक बात है सर। सर हम उसकी बना के देते हैं आपको डिटेल। आप रेलवे के साथ बैठकर मुझे दीजिए, मैं पीयूष गोयल जी को बताता हूँ कि इस सीजन में ये व्यवस्था कर दीजिए करके।
जी सर। कामनाएं, शुभेच्छा है। जी सर, कोविड अगर 19। आपकी परमिशन हो तो कुछ दो क्वेश्चन और थे सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके, अगर आपकी परमिशन हो तो सर। हाँ बोलो। जी सर, एक्चुअली एक क्वेश्चन है श्री अरुण सक्सेरिया जी की तरफ से, जो कि ये जानना चाहते हैं कि सर एमएसएमई में ट्रेडिंग को जो है वो पार्ट नहीं दिया गया है जनरली सर। उनका ऐसा सबका सुझाव है कि अगर एमएसएमई जो ट्रेडर्स होते हैं जनरली वो एमएसएमई में क्वालिफाई नहीं हो पाते। हाउएवर ट्रेडर्स आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, दे आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। अगर उनको भी अगर एमएसएमई में अगर क्वालिफाई टाइप अगर कुछ किया जाए। ट्रेडर का उसमें प्रेजेंट डेफिनेशन में आने में कुछ दिक्कतें आ रही है। हम लोग अभी, मैं जी। दिल्ली नहीं जा पाया हूँ, पर हम बैठकर कुछ सोल्यूशन निकालने के पीछे लगे कि वो भी एक कैटेगरी कैसे बनाए, तो मैं आपको बताऊंगा। जी ठीक। जी सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप पूरे हमारी इंडिया की इंडस्ट्री जो आपके बहुत ऋणी रहेगी, जो आपने इतने अच्छे से सुना, और हमें उम्मीद है कि हमारे समस्या का समाधान आपके द्वारा